एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपके जो थिंकर हैं मैक्स वेबर, जो जर्मनी के हैं। इनके बायोग्राफी देखेंगे, इनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें कवर करेंगे, और इनकी जो बुक्स वगैरह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। आपके एनटीए-नेट में सीक्वेंस भी पूछा जा रहा है बुक का, तो आप डेट भी याद रखिए, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यदि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं, तो ये जो सीरीज़ है उसी का भाग है, तो जिसमें से हमने कवर कर लिया है आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो तो हमने कवर कर ही ली है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर विज़िट करिएगा, वो बेसिक वीडियोस हैं। और जो समाजशास्त्र है किस तरीके से उत्पन्न हुआ, क्या क्या चीज़ें रहीं और कैसे हुआ, किस तरीके से कहाँ कहाँ किस जगह पे किसने समाजशास्त्र को एक स्टैंड दिया, ये सभी कुछ हमने वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड किया है, कंटेंट है, तो आप उसे देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंटिन्यू आप चैनल से जुड़े रहिए। तो और आगे भी आपका जो पीजीटी का है सिलेबस कवर किया जाएगा। सेकंड यूनिट में हमने जो कवर किया है आपके अगस्त कौंड जी के बायोग्राफी और उनके जो भी कॉन्सेप्ट थे, आपके लॉ ऑफ थ्री स्टेज का जो नियम उन्होंने दिया था, उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सभी को कवर किया है। यहाँ डिटेल में नहीं बात करेंगे। बाकी आपका जो दुर्खिम जी के हैं उनकी बायोग्राफी वगैरह कवर हो चुकी है। स्पेंसर हैं, उनका भी सभी बायोग्राफी और उनकी बुक्स वगैरह और उनके जो कॉन्सेप्ट थे 1 बाय 1 हमने कवर कर लिए हैं। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर विजिट करिएगा। अब हम बात करेंगे मैक्स वेबर के बारे में, उनकी बायोग्राफी प्लस उनके जो बुक्स हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें देखेंगे। बाकी जैसा कि हम अभी तक चले आए हैं करते हुए कि आप पहले हम बायोग्राफी के साथ उनके बुक्स और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें ब्रीफली देख लेते हैं, और 1 बाय 1 उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी फर्स्ट टाइम आपने हमें इस चैनल को विज़िट किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर ये है हमारे जर्मनी के समाजशास्त्री, और इन्हें जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये जो समाजशास्त्र में अपने आप को एक मतलब समाजशास्त्र को इन्होंने भी विज्ञान रूप देने का प्रयास किया है समाजशास्त्र को। और इन्हें समाज में जो इन्होंने समाजशास्त्र की जो पृष्ठभूमि तैयार की, तो जो मैक्स वेबर हैं आपके प्रतिस्थापक के जनक माने जाते हैं समाजशास्त्र में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे किंग्सले डेविस हैं वो मैक्स वेबर को क्या कहते हैं कि ये आधुनिक समाजशास्त्र के जनक हैं। तो ऐसे आप नहीं मानिएगा कि ये जो समाजशास्त्र के आधुनिक जो जनक हैं वो मैक्स वेबर हैं। ये किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में यदि आता है कि मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक किसने कहा है, तो किंग्सले डेविस ने कहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। मैक्स वेबर जो हैं आपके, इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1864 में, और जर्मनी के इनफोर्ट जो स्थान था वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और डेथ हुई थी 1920 में। और इनका जो जन्म स्थान था, जैसा कि अभी बता दिया हमने, जर्मनी के फोर्ट में हुआ था। और इन्होंने एक पत्रिका थी जिसमें इसका संपादन किया था, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटीज़, तो इसको इन्होंने संपादित किया था। और 1918 में वियना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे, वहाँ पे उन्होंने कार्य किया। मैक्स वेबर को प्रतिस्थापक जनक कहा जाता है। ठीक है, किंग्सले डेविस ने, जैसा कि भी मैंने बता दिया आपको, कि आधुनिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं किंग्सले डेविस के अनुसार मैक्स वेबर। ठीक है, और मैक्स वेबर जो है इनको जो इन्होंने अध्ययन किया है, कानून के ये विद्यार्थी रहे हैं, और लेकिन कानून के विद्यार्थी के साथ साथ इन्होंने राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और जो धर्म का इतिहास है उसके विषय में भी ज्ञान था, अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्हें समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसा कि मैंने बताया, इसलिए इन्हें प्रतिस्थापक जनक कहा जाता है समाजशास्त्र का।
ठीक है, आगे इनकी जो बुक्स हैं ये भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, चाहे वो NTA नेट हो या आपका PGT। ठीक है, तो इनकी जो बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इन्होंने लिखी थी 1906 में। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 से 17 तक लिखी है इन्होंने, क्योंकि ये जो कंटिन्यू चलाई है बुक तो पब्लिश होने में इन्हें 1916 से 17 तक टाइम लगा। इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी 1921 में लिखी है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये बुक लिखी है 1922 में। द सिटी इनकी बुक है, ये लिखी है 1924 में। द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूशियस एंड फैक्सिज्म, ये इनकी 1951 में लिखी है बुक। आगे इनकी बुक है जो वो है द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखी है 1947 में। द हिंदू सोशल सिस्टम 1950 में लिखी है आपके जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस 1946 में लिखी है। एंशिएंट टुडेज़म, ये जो बुक लिखी है 1952 में लिखी है। ठीक है, आगे जैसा कि मैंने अभी बता दिया था, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटी नामक इन पत्रिका का संपादन किया है। और इनकी जो एक बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1916 में प्रकाशित हुई थी। धर्म का समाजशास्त्र इन्होंने बताया है, और जिसे इन्होंने 6 जो धर्म है उनका अध्ययन किया, धर्मों का। और वो जो धर्म है इन्होंने जो 6 धर्मों के बारे में बताया, वो धर्म इनके हैं बौद्ध, हिंदू, ईसाई, इस्लाम और यहूदी और कन्फ्यूशियस जो धर्म है। इनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने धर्म का समाजशास्त्र प्रस्तुत किया है सिद्धांत। ठीक है, मैक्स वेबर ने स्वयं लिखा है, और लेकिन उनका जो संपादन किया है टालकट पार्सन्स ने किया है, वो भी इंग्लिश में किया था। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से वो प्रकाशित है, जो हमने जो मैक्स वेबर ने लिखी है। मैक्स वेबर के चुने हुए जो निबंध का संग्रह है 2 पुस्तकों में दिया हुआ है। एक पुस्तक है द मैक्स वेबर एशे इन सोशलॉजी, जो इन्होंने 1946 में लिखी थी। मैक्स वेबर इन द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस, ये 1946 में लिखी है। तो दोनों ही बुक्स सेम डेट पे लिखी, ईयर में लिखी हैं, एसेज इन सोशलॉजी और मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस। ठीक है, मैक्स वेबर का भी समाजशास्त्र है, इसे भी हम डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे कि मैक्स वेबर का जो समाजशास्त्र है वो क्या है। मैक्स वेबर ने इसमें कहा था कि अर्थ निरूपण करने वाला समाजशास्त्र व्यक्ति और उनकी क्रियाओं को आधारभूत इकाई या अणु के रूप में विचार करता है। इस विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण आचरण का एकमात्र वाहक है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी है इन्होंने, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो इन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी है वो क्या है, और इन्होंने इस अवधारणा के माध्यम से जो समाज में एक कहें तो इन्होंने जो आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा दी थी, आइडल्स टाइप का जो करेक्ट बताया था प्रारूप, ये 1904 में इन्होंने ये अवधारणा दी थी। और इसमें इन्होंने जो दिलथे हैं, सिंबल हैं, तो उनका जो सिंबल जिन्हें बोलते हैं, इनका आदर्श मतलब इनको फॉलो किया, इनसे ग्रहण किया है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इनसे ग्रहण किया है और फिर इस आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी है। वेस्टेहन की जो अवधारणा है उसे इन्होंने प्रस्तुत किया इसके आधार पर। तो ये समझेंगे कि वेस्टेहन क्या है। वेस्टेहन अभी यहाँ पे बता दूँ तो वेस्टेहन कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक भाषा है, जो जर्मन भाषा है उसे कहते हैं, जिसे वेस्टेहन का अर्थ होता है समझना। सामाजिक क्रिया की अवधारणा के साथ मैक्स वेबर ने निर्वचनात्मक समझ को प्रस्तुत किया है। इस समझ को ही जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है, वेस्टेहन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने समझाया है। आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है, इन्होंने इसको 3 विशेषताएं इन्होंने बताई थी। तो ये जो बताई थी इन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा, इसमें इन्होंने 3 प्रारूप बताए, उसे भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। उन्होंने कर्ता की क्रिया के वास्तविक
अर्थ को समझने के बारे में बताया और इन्होंने कहा सब कुछ का विश्लेषण नहीं होता है आदर्श प्रारूप। ये एक सामाजिक क्रिया होती है जो अति महत्वपूर्ण पक्ष का निरूपण करती है। और इन्होंने कहा कि जो ठोस ऐतिहासिक समस्याएं हैं उसके विश्लेषण द्वारा साधन के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने आदर्श प्रारूप जो बताया आइडियल टाइप्स, तो इन्होंने इस तरीके से उसे व्यक्त किया। ठीक है, आगे इनकी विशेषताएं भी बताई हैं और उनसे भी हम समझेंगे। और आदर्श प्रारूप इन्होंने बताए ऐतिहासिक विशेषताओं पर बने आदर्श प्रारूप, सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप और विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप। तो इन्होंने 3 आदर्श प्रारूप के बारे में बताया हुआ है, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सामाजिक क्रिया के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया, तो सामाजिक क्रिया को एक्शन जो सोशल एक्शन है वो कैसे होता है, सामाजिक क्रिया क्या होती है, वेस्टेहन के माध्यम से उन्होंने इसे व्यक्त किया है, तो वो भी हम समझेंगे। जिन्होंने ये सामाजिक क्रिया है उसे श्रेणियों में भी बांटा है, तार्किक, मूल्यांकनात्मक, प्रभावात्मक, परंपरात्मक, तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। आगे इन्होंने सामाजिक वर्ग और व्यवस्था के बारे में बताया है, जीवन के अवसर लाइफ चांस जो बताया है, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और वर्ग परिस्थिति के बारे में क्लास सिचुएशन के बारे में बताया, जो उसे देखेंगे। वर्गों का वर्गीकरण भी किया है इन्होंने, वर्ग हित की भी बात की है, तो वो भी हम भी कॉन्सेप्ट जो हैं जो जो वर्गों का वर्गीकरण देखेंगे। और जीवन अवसर और वर्ग परिस्थिति के जो वीडियो है 1 बाय 1 आएगी कॉन्सेप्ट की, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। सत्ता की अवधारणा इन्होंने दी थी, सत्ता के स्वरूप या प्रकार भी बताए हैं, तो वो भी देखेंगे। सत्ता के इन्होंने बेसिकली 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी और करिस्मेटिक अथॉरिटी। तो वैधानिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता और करिश्माई सत्ता, ये 3 सत्ता के बारे में इन्होंने बताया है डिटेल में, जैसा कि मैंने बोला अगली वीडियो में कवर करेंगे। आगे इन्होंने नौकरशाही की बात बताई है, ब्यूरोक्रेसी की, तो क्या बताया है इस कॉन्सेप्ट में, तो वो भी देखेंगे। धर्म का समाजशास्त्र दिया है इन्होंने, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, और हमारे जो अगस्त कॉम थे उन्होंने क्या दिया था, रिलीजन ऑफ ह्यूमन, मानवता का धर्मशास्त्र, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो धर्म का समाजशास्त्र बताया, इसमें क्या बताया वो देखेंगे। आगे इन्होंने पद्धति मेथोडोलॉजी को अपनाया है, प्रोटेस्टेंट आधार जो पूंजीवाद का विकास किया उसको भी देखेंगे, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म इसको। और वेबर ने भारतीय जाति व्यवस्था को एक बंद परिस्थिति समूह कहा है, इसे भी आपको याद रखना है कि इन्होंने जो भारतीय जाति व्यवस्था उसके बारे में बताया और कहा कि जो यहाँ की व्यवस्था है जाति की वो क्लोज स्टेटस ग्रुप है। क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय जाति व्यवस्था को बंद परिस्थिति समूह किसने कहा है, तो मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक है, मैक्स वेबर ने हिंदू धर्म की 2 विशेषताएं बताई, पुनर्जन्म और कर्म। और इन्होंने जो आपके वेबर जी हैं वो ये फैक्ट देते हैं समाजशास्त्र में कि ये जो आपका समाजशास्त्र है तात्विक पीड़ा से ग्रस्त है, जिसमें तार्किकता की प्रक्रिया द्वारा पूंजीवादी समाज अंततः एक अर्थहीन लोह पिंजड़े के रूप में बदल जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, समाजशास्त्र के बारे में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने कहा सभी जो कॉन्सेप्ट हैं 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा फीडबैक कि कैसी लगी वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले थिंकर के साथ। अभी तो इनकी जो मैंने बायोग्राफी बताई है उसके बाद 1 बाय 1 आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसे लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच।